हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों, आज की जो क्लास है एसएससी सीजीएल के कौन से पेपर पे है? एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू जो 17 सितंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। ये पूरी सीरीज है बच्चे आप सभी लोगों के लिए, जिसमें 2024 का पूरा पेपर मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। आज के पेपर में क्या स्पेशल आपके लिए है, आइए देखते हैं। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस के साथ 100 क्वेश्चंस बना के मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं और डीप में एनालिसिस कराता हूं। मेरा नाम है संदीप केसरवानी और इस समय आप मुझे दृष्टि एसएससी चैनल पे देख रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट पे जाके आप ये सीरीज के सारे एपिसोड्स देख डालिए। मैंने सारे कवर कराए हैं दोस्तों, और आगे भी हम आपके लिए कंटिन्यू रखने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्शन को पढ़ के समझ के आंसर करना ज्यादा जरूरी है, जल्दबाजी में मत करिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। आपको इसके लिए बताना है क्या ऑप्शन आ सकता है। माई कजिन वर्क्स डे एंड नाइट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, यानी मेरा कजिन जो है वो डे और नाइट काम करता है। इसका मतलब डे में भी करता है और नाइट में भी करता है। तो डे और नाइट मतलब रात दिन काम किए पड़ा है, तो कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब 24 घंटे काम कर रहा है। डे और नाइट का मतलब हो गया 24 घंटे, और 24 घंटे के लिए ईडीएम के रूप में यूज किया जाता है अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या है, अच्छे से समझ लीजिए। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअसली, ऑल डे एंड नाइट, दिन रात लगातार जब कोई चीज में लगा रहे इंसान तो उसको डे एंड नाइट कहते हैं, अर्थात अराउंड द क्लॉक कहते हैं। अराउंड द क्लॉक को हम एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? डॉक्टर्स वर्कड अराउंड द क्लॉक टू सेव द पेशेंट्स। पेशेंट्स को बचाने के लिए डॉक्टर ने रात दिन काम किया। बाकी ऑप्शंस पे देखिए, ग्रेट डीलिंग का मतलब है ग्रेट डीलिंग, डीलिंग ग्रेट हो रही है भैया, बहुत अच्छी डीलिंग है आपकी। हैंडफुल मींस होता है मुट्ठी भर, और वेल ऑफ टीयर्स का मतलब होता है बच्चे एक सैड और ट्रबल्ड लाइफ, जो दुखों से भरी हुई आपकी जीवन होता है, उसको कहते हैं वेल ऑफ टीयर्स। अब आप ध्यान से देखिए, आपने टीयर्स डाल दिया, और आंसू भाई साहब खुशी के आंसू केवल कहने के लिए है। बाकी आंसू शब्द जब यूज किया जाता है तो लोग हमेशा उसको दुख वाला ही समझते हैं, ठीक है। जैसे लाइफ इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ वेल ऑफ टीयर्स, एग्जाम्पल में इस तरीके से यूज कर लिया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द स्टडी ऑफ क्वाइंस को क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी में कोरियो का मतलब होता है डांस, तो ये डांस से रिलेटेड है, क्वाइन से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। न्यूमिस्मेटिक्स आपके सवाल का जवाब है। कार्टोग्राफी में कार्ट का मतलब होता है बच्चे मैप, ये सब रूट है बच्चे। कार्ट का मतलब हो गया मैप, कोरियो का मतलब होता है बच्चे डांस, ये सब रूट है, आपके लिए आराम से याद कर सकते हैं। ग्राफी यानी ग्राफ का मतलब होता है कोई चीज को ड्रॉ करना या तो किसी चीज को राइट करना, ठीक है, इसे हम ग्राफ कहते हैं। बस यही आपके सामने है, तो 3 रूट्स इसको भी तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। अभी आंसर आपका न्यूमिस्मेटिक्स है इस क्वेश्चन का। यूज कैसे करेंगे? ही हैज अ डीप इंटरेस्ट इन न्यूमिस्मेटिक्स, उसका न्यूमिस्मेटिक्स में काफी अच्छा डीप इंटरेस्ट है, ऐसे यूज हो जाएगा। कोरियोग्राफी का बता दिया मैंने, नृत्य कला कहलाता है, द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग डांस मूव्स, ऐसे एग्जाम्पल में यूज होगा। कार्टोग्राफी का मतलब है नक्शा बनाने की कला जिसके अंदर है, और जो कार्टोग्राफर होता है बच्चे जो नक्शा बनाता है, ठीक ऐसे ही कोरियोग्राफर होता है जो डांस सिखाता है। कोरियोग्राफी वो डांस कला, कोरियोग्राफर सिखाने वाला डांस, ठीक है, डांस सिखाने वाला इंसान, और ऐसी कार्टोग्राफी कार्टोग्राफर। इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है बच्चे? इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेसिंग है स्पेशली बाय कंप्यूटर्स, यानी सूचना विज्ञान को हम कहते हैं इन्फॉर्मेटिक्स। तो वैसे भी आपका इंफॉर्मेशन से बना हुआ है ना, इनफॉर MATI, यहां पे बस ON हो जाता तो इंफॉर्मेशन हो जाता, राइट एवरीवन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे। लेबर का आपको सिमिलर बताना है। कहते हैं ना ये बहुत ज्यादा अच्छा, जो लेबर होते हैं, जो लोग घर वगैरह बनने में हेल्प करते हैं, लेबर टाइप के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आपको यहाँ पे मेहनत चाहिए दोस्तों, रिलैक्सेशन तो आराम हो गया। अगर अपोजिट मांगता तो हम इसको टिक कर सकते थे, क्योंकि लेबर मतलब मेहनत है और रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स, आराम है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपके सामने ट्वाइल, दैट्स योर आंसर। ट्वाइल का मतलब एग्जॉस्टिंग फिजिकल एफर्ट, कड़ी मेहनत को ट्वाइल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, द फार्मर्स टॉयल्ड इन द फील्ड्स ऑल मॉर्निंग, यानी जो फार्मर्स हैं वो जाते हैं खेतों में हर सुबह, कड़ी मेहनत करते हैं। लेबर का मतलब है शारीरिक मेहनत करना, बता चुके हैं, द लेबरर्स वर्कड ऑल डे इन द सन, ठीक है, और लेबर एज अ वर्ब भी है। फिर आगे आ जाइए, रिलैक्सेशन है बच्चे, आराम, रेस्ट, है ना। डेलियंस क्या होता है?
आलस्यपूर्ण समय बिताने कहीं पर उसे, यानी वेस्टिंग टाइम इन अ प्लेफुल वे, हम उसे कहते हैं बच्चे dalliance। जैसे his dalliance at work annoyed his boss, भाई काम में ऐसे दिखाएगा। मेश का मतलब क्या होता है कि यार बहुत पूरा मिस हो गया, यानी एक ऐसा नेटवर्क ऑफ वायर्स और थ्रेड्स को मेश कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि द मॉस्किटोज गॉट स्टक इन द मेश, मॉस्किटो फंस गया बेचारा जाके। तो ये बाकी ऑप्शंस की मीनिंग एग्जाम्पल के साथ आपके सामने है। आगे देखिए, राम वेंट कुछ करने के लिए एन आइसक्रीम, आइसक्रीम को क्या करेगा, खरीदेगा। तो आपको खरीदना यहां पे चाहिए, राइट, जो कि पहला ही है, यही हो जाएगा। ये तो गौशाला है, ये प्रपोजिशन है, ये भी बाय बाय टाटा बाय बाय वाला है। तो आपका सही जवाब यहां पे हो जाएगा BUY। बाय मतलब होता है खरीदना, बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, लिख लीजिए इसको। ये बायर, बायर का मतलब होता है एक काउ शेड, शेल्टर फॉर कैटल, गौशाला कहते हैं बच्चे इसको, बायर का मतलब मैंने पहले ही बता दिया। द फार्मर केप्ट हिज काउज इन अ क्लीन बायो। चलो आगे आते, नेक्स्ट हो गया। हाँ, अगला सवाल है इनकरेक्टली स्पेल्ड, आपको गलत स्पेलिंग खोजनी है। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडारिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच द आर्टिकल हैज बीन। भाई इससे आसान कोई सवाल मेरे को तो दुनिया में आज तक नहीं मिला। क्या कहना चाह रहा है, मतलब इतना 2 कौड़ी का सवाल एसएससी के स्टैंडर्ड का क्या हो गया 2024 में इतना, मतलब तुम बच्चे केवल डायरेक्शन पढ़ लो, आंसर टिक कर लो। क्या कहता है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच द आर्टिकल हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली, जिसमें आर्टिकल गलत तरीके से यूज हुआ है। बच्चे तुम्हारे चारों ऑप्शन में कौन वाले ऑप्शन में आर्टिकल लिखा हुआ है, एक ही जगह तो आर्टिकल लिखा है भाई। ये कोई सवाल है, हद कर दिया एसएससी ने भाई साहब। ये कोई सवाल है, कोई स्टैंडर्ड है इसका? भाई ये प्रश्न नहीं पूछ रहा, ये तो आंसर बता रहा है, कह रहा है कि बताओ जिसमें आर्टिकल गलत है। अबे आर्टिकल भाई एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो गलत है या सही उसी में हो जाएगा। और तुम्हारे पास ऑप्शन ये भी नहीं है कि नो एरर लगा सको, नो एरर का ऑप्शन भी नहीं, तो ये कोई सवाल है? चलो खैर, आंसर तो आपका ये हो गया, लेकिन इसमें एरर क्या है, होना क्या चाहिए समझाते हैं। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन, क्या स्ट्रेंथन करना है? अब आपने एन लगाया, इंटेलेक्चुअल लिखा, फिर एंड लिखा, फिर मोरल सॉलिडारिटी लिखा। आप ध्यान से देखिए, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल ये 2 आपके एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, आपने 2 एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा, और ये सॉलिडारिटी एक आपने नाउन दे दिया। ध्यान से देखना, ये कंस्ट्रक्शन बना, फिर आपने ये ऑफ लिख दिया, और ऑफ के बगल में ह्यूमन काइंड आपने एक और नाउन लिख दिया। नाउन ऑफ नाउन का पैटर्न है, और इस नाउन को आपने इतने एडजेक्टिव दिए, तो यहां पे आर्टिकल एन नहीं, आर्टिकल दा चाहिए था, क्योंकि ये नाउन ऑफ नाउन के पैटर्न में आ गया ना बच्चे, तो आर्टिकल दा चाहिए। पैटर्न मैंने पढ़ाया, आई होप आप लोगों ने यूट्यूब पे ही देखा होगा, मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। ये पूरी वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको समझाई। In those days we did not expect luxuries. We were thankful if we could keep the wolf from the door. भुखमरी को दूर रखना इसे कहते हैं। Keep the wolf, wolf को रखना, from the door, door से दूर ही। पहला लिखा है वैलो इन पॉवर्टी, नहीं, relish फूड भी नहीं, avoid starvation, idiom है ना, avoid starvation। बच्चे कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है अवॉइड स्टार्वेशन, हिंदी में कहते हैं भूख से मरने से बचना या भूखमरी दूर रखना, इसे कहा जाता है। प्रिवेंट डाइंग फ्रॉम हंगर। अब देखो, फूड डोनेशंस हेल्प्ड अवॉइड स्टार्वेशन इन द ड्रॉट हिट विलेज, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखो, वैलो इन पॉवर्टी का मतलब है लिव इन माइजरेबल पॉवर्टी, गरीबी में जीना को कहते हैं, है ना। Many families continue to value in poverty despite government aid, गवर्नमेंट की मदद के बावजूद भी गरीबी में जी रहे। relish फूड मीन्स होता है फूड को relish करना, आनंद लेना फूड का, और encourage starvation मतलब भूखमरी को बढ़ावा देना, कि भूखमरी और फैलनी चाहिए और भूखमरी होनी चाहिए, ऐसे कहता है। चलो आगे आते बच्चे, अगला सवाल है, इसके लिए सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज वेरी हार्ड फॉर हर, ये उसके लिए काफी कठिन है, टू प्रोवाइड करना द नेसेसिटीज ऑफ हर फैमिली, नेसेसिटीज ऑफ हर फैमिली। इट इज वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज, अपने परिवार को नेसेसिटीज प्रोवाइड करना ना, तो प्रोवाइड समथिंग टू समवन होता है, प्रोवाइड समथिंग टू समवन। तो करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए में है, समथिंग टू समवन, और किसी में टू है ही नहीं, तो सब गलत हो गया, केवल एक ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बच्चे लिख लीजिए इसको ना,
इसका होता है प्रोवाइड समथिंग टू समवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोवाइड ये लिखा हुआ है, आगे टू लगाना था। फिर आगे आता है टू दी जनरल, करना क्या अंडरलाइन से, ठीक है। टू दी जनरल पब्लिक विलियम वॉज बेस्ट नोन एज अ क्रूसेडर फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट। अरे बच्चे कहते हैं फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक है। अब ये क्रिटिक इन चीजों पर है, सोशल सब्जेक्ट पर है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर है, एथिकल सब्जेक्ट्स पर है। तो इन चीजों पर वो एक एडमायर्ड क्रिटिक भी है। तो ये आपने अबाउट क्यों लिख दिया? यहां पे किसी चीज पर होना, दैट इज प्रपोजिशन ऑन, वहां पे तो ऑन आना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पे होगा फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर वो बच्चे क्रूसेडर का भी लिख दिया मैंने कि एक पैशनेट फाइटर है फॉर अ कॉज, किसी कॉज के लिए जो पैशनेट फाइटर होता है उसको कहते हैं क्रूसेडर, लड़ने वाला। आगे आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस है ही विल गिव। मैं हमेशा कहता हूं केवल वर्ब को देखकर वॉइस चेंज कर दीजिए। अगर आपके पास विल गिव लिखा हुआ है तो आपको बस इस गिव का पैसिव बनाना है, इसी का पैसिव बनाइए। क्या बनेगा? बी गिवन। बार बार डिलीट हो जाता है, बना दिया। और जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है बस वही हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए। तो आपका आंसर होना चाहिए विल बी गिवन। चारों ऑप्शंस में देखिए विल बी गिवन इसमें दिया हुआ है, इसमें गिवन नहीं है। यहां पे कैन आ गया और यहां पे भी गिवन है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ऊपर वाला या तो चौथा वाला। ठीक है, चलो। ही विल बी गिवन अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको पूरा लिखना है, फिर आपको वर्ब लगानी है। तो करेक्ट आंसर किसको जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि यहां पे अ लेक्चर फिर सीधा विल बी गिवन लिखा, जबकि लिखना था ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको पूरा ऑब्जेक्ट उठाना है दोस्तों, कभी भी आधा ऑब्जेक्ट आधा अधूरा नहीं उठाना है, पूरा ऑब्जेक्ट आपको उठाना है सब्जेक्ट की जगह पर डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट है, केवल 3 ऑप्शंस आपको अरेंज करने हैं। चलिए लगाइए दिमाग। बहुत ही सिंपल है बच्चे। देखो सबसे पहले यहां पे उसने लिखा है कि इट स्टेज इन शेप एंड स्टैंड्स व्हाटएवर, जो कुछ भी है ये इस्तेमाल किया जा रहा है सिल्की थिक डबल आइसक्रीम के लिए, इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अब ये दैट इज व्हाई, ये किसी चीज को कॉन्क्लूड कर दिया। अब यहां पे आपका प्रोनाउन दिया हुआ, ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो यही होगा, तो सी फर्स्ट हो जाएगा, फिर ये सेकंड नंबर पे बी आ जाएगा, और कंक्लूजन आपका किसमें है? सी बी ए है ऑप्शन नंबर सी में है, सी बी ए। ठीक है, सी बी ए आपका आंसर, ऑप्शन सी। बच्चे बुली का सिमिलर बताना है, ऑक्सन, कॉजल, प्लो एंड ऑपरेसर। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑक्सन, ऑक्स की प्लूरल फॉर्म होती है, इसको बैल कहते हैं। कॉडल भी नहीं, प्लॉ भी नहीं, ना तो खेत की जुताई है। ऑपरेसर है, बुली का अगर कोई करता है तो वो आपको दबा रहा है। सिमिलर मांगा उसने तो ऑपरेसर हो जाएगा बच्चे। वन हु ट्रीट्स अदर्स क्रूअली और अनजस्टली, जिसको कहते हैं जालिम, अत्याचारी। बुली कर रहा है ना, कहते हैं ये बच्चा स्कूल वगैरह में होता है ना, सताते रहते बच्चे, तो उसको कहते हैं बुली कर रहा है। समवन हु हार्म्स और इंटिमिडेट द वीक, कमजोर को जो धमकाए उसको कहते हैं बुली करना। ये 2 एग्जाम्पल्स भी हो गए। अब देखो ऑक्सेन होता है बैल का प्लूरल है बच्चे, ये कॉडल का मतलब है किसी को लाड प्यार करना, एंड प्लॉ मतलब होता है हल चलाना, खेत जोतना, ये सब होता है प्लॉ द फील्ड। एंटायर, कोई चीज का एंटायर, एंटायर का मतलब क्या है? पूरा। पूरा का उल्टा क्या हो जाएगा? आधा अधूरा। पहला ऑप्शन इंग्रेस, दूसरा इनकम्प्लीट, आधा अधूरा। इनकम्प्लीट अधूरा है, क्योंकि एंटायर मतलब होता है पूरा, एंड राइट, संपूर्ण जिसे कहते हैं। इनकम्प्लीट दैट इज अधूरा। जैसे हिज वर्क रिमेन्ड इनकम्प्लीट ड्यू टू इलनेस, उसका काम इनकम्प्लीट बना रहा बीमारी की वजह से। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, इनग्रेस होता है कहीं पर प्रवेश बच्चे, इनग्रेस, इनग्रेस होता है दैट इज प्रवेश, एंट्रेंस। जैसे द इनग्रेस टू द स्टेडियम वॉज ब्लॉक्ड, अब आगे एंट्री नहीं दी जाएगी। अनडिवाइडेड, जिसको डिवाइड नहीं किया गया, जो संपूर्ण है, ये सिमिलर हो गया बच्चे एंटायर का। जैसे ही गेव हर हिज अनडिवाइडेड अटेंशन। और तीसरा है थॉरो,
थॉरो भी सिमिलर है बच्चे, कंप्लीट, विस्तृत, पूर्ण। शी गेव द रूम अ थॉरो क्लीनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस है, हिज बिहेवियर वैक्सेस लिखा हुआ है, इसी VEXES को पैसिव बनाएंगे तो VEXED वैक्स्ड हो जाएगा, और जिस फॉर्म में है उस फॉर्म की बी लगाना है। अब इस फॉर्म की तो कोई भी होती नहीं, तो इज एमआर में से कोई आएगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पे वैक्सेस है, कैंसिल, यहाँ पे वैक्स्ड है, बट हेल्पिंग ऑफ कहाँ है? हिज बिहेवियर वैक्स्ड मी समटाइम्स, हो सकता है ये वाला। बीइंग नहीं लगा सकते, हिज बिहेवियर इज वेक्स्ड। अरे मैं वेक्स्ड हो रहा हूं, उसके बिहेवियर थोड़ी हो रहा है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तीन तो कट गया भाई साहब, केवल एक ऑप्शन बचा। तो आई एम समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, थैंकफुल का सिमिलर चाहिए, अफर्मेशन, अनग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड, ऑब्सक्योर। अफर्मेशन का थैंकफुल से क्या ही लेना देना, अनग्रेटफुल तो इसका अपोजिट हो गया भाई साहब, ऑब्लाइज्ड है, यानी सामने वाला ऑब्लाइज्ड है, कृतज्ञ है एकदम से। थैंकफुल भी यही होता है, तो ऑब्लाइज्ड आपका आंसर है, जिसका मतलब है आभारी होना, थैंकफुल होना, एकदम कहते ना हम आपके कर्जदार हो गए। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस। अब थैंकफुल का मतलब भी यही था, आभारी होना। शी वॉज थैंकफुल फॉर द हेल्प शी रिसीव्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। अफर्मेशन आपने सुना होगा, अफर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे होता है ना, तो अफर्मेशन पॉजिटिव स्टेटमेंट है कंफर्मेशन के लिए। एहसान फरामोश, उसको हटा दें, हिज नॉट वॉज एन अफर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट, ये एहसान फरामोश नहीं है, हिंदी गलत लिखी है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अनग्रेटफुल ये है एहसान फरामोश, यहां लिखो, अनग्रेटफुल मीन्स होता है एहसान फरामोश, गलत जगह लिख गया। ही वॉज अनग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट गिवन टू हिम। अब वो उनका एहसान नहीं मानता। देश में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लिए कुछ भी कर दो लेकिन उनको एहसान मानने का है ही नहीं, है ना, वो अलग ही खोपड़ी के लोग हैं, सॉफ्टवेयर ही खराब लगा है। और ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, जो अनक्लियर है, जो क्लियर नहीं है, जो समझ में नहीं है। हिज रीजंस फॉर लिविंग वर ऑब्सक्योर, पता नहीं क्यों छोड़ के चला गया, पता ही नहीं, दिस रीजन इज ऑब्सक्योर। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु इज इंक्लाइंड टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। देखो अगर यहां पे होता कि हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखता है चीजों का, तो वो हो जाता ऑप्टिमिस्ट। ये है वर्स्ट एस्पेक्ट देखने वाला, पेसिमिस्ट हो सकता है। फिलैंथ्रोपिस्ट तो परोपकारी है, एल्ट्रुइस्ट भी परोपकारी है, ऑप्टिमिस्ट है जो पॉजिटिव साइड्स को देखता है, लेकिन जब आप यहां पे वर्स्ट एस्पेक्ट डाल दिए तो केवल एक हो सकता है, दैट इज पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी, वन हु एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट, हमेशा जो बुरा ही सोचता रहता है। The pessimist sees difficulty in every opportunity। अच्छा, philanthropist परोपकारी है, altruist भी परोपकारी है, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, हमेशा उम्मीद लगा के बैठता है बेहतर होगा जिंदगी में, और इंसान को ऑप्टिमिस्ट होना ही चाहिए लाइफ में। कभी भी ऐसा कोई पड़ाव हर किसी की लाइफ में आता है, डाउनफॉल जिंदगी का, और उस समय ऑप्टिमिस्ट उभर जाता है और पेसिमिस्ट डूब जाता है। तो ऑप्टिमिस्ट होइए, पेसिमिस्ट मत होइए। स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, चलिए खोजिए क्या कह रहे हैं। सेलेक्ट दी सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। अच्छा, अ होस्ट इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रोवाइड द डेलीगेट्स विद एकोमोडेशन एट अ सब्सिडाइज्ड रेट। एकोमोडेशन की स्पेलिंग गलत है, डबल सी और डबल एम हो, इसमें एम और सी दोनों डबल होता है, डबल सी और डबल एम हो, है ना। एक पैटर्न है, ए डबल सी और डबल एम हो और फिर डेशन, ठीक है, सिंपल है। एकोमोडेशन मींस होता है रहने का स्थान बच्चे, जैसे दे अरेंज्ड टेम्पररी एकोमोडेशन फॉर द गेस्ट, तो रहने की जगह उसको एकोमोडेशन कहा जाता है, रहने की जगह को एकोमोडेशन कहा जाता, ठीक है। डन एवरीवन, चलो बाकी सही है। अब एक एरर मिल गई, एक ही पार्ट हो सकता है बच्चे, एक से ज्यादा तो होगा नहीं, तो बाकी तो सही ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एरर खोजनी है ना। डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। नई किताब को तो पब्लिश किया जाता है ना, उसने क्या कहा, एक नई किताब, डॉक्टर सिन्हा ब्रॉट मतलब लाए, नई किताब ऑन सोशल इंपैक्ट पर ऑफ चाइल्ड लेबर के, तो जाहिर सी बात है उन्होंने नई किताब को पब्लिश किया, ऐसा सेंस आना चाहिए, नई किताब को लॉन्च किया। और उसके लिए ब्रॉट अबाउट नहीं होता, ब्रॉट आउट होता है, कोई चीज को पब्लिश करने के लिए। देखो यहां पे लिखा है द फ्रेजल वर्ब ब्रॉट अबाउट का मतलब है टू कॉज, टू ब्रिंग इनटू इफेक्ट,
नॉट टू पब्लिश और इंट्रोड्यूस अ बुक। अब बुक को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ब्रॉट आउट, यानी ब्रिंग आउट होता है, जिसका मतलब है टू पब्लिश समथिंग। तो सही जवाब आपके सामने ब्रिंग आउट ही हो जाएगा, इसी को लिखना है। फ्रेजल वर्ब का पार्ट है, मैं देखता हूं आपके लिए फ्रेजल वर्ब पे कुछ प्लान करता हूं बच्चे। अगर मैंने 300 वर्ब्स के 10-10 फ्रेजल वर्ब करा दिए तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 3000। सही रहेगा, है ना? 3000 फ्रेजल वर्ब। चलो सोचता हूं, अगर 100 भी करा दिए तो 1000 तो हो ही गया आराम से। कुछ प्लान करता हूं आपके लिए, ठीक है? सो आपके लिए आपका फ्रेजल वर्ब स्ट्रांग हो जाएगा। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एग्जाम में पूछता है। एग्जामिनर पेपर के स्टैंडर्ड सेट करता है फ्रेजल वर्ब से बच्चे। चलो मैं इस पर कुछ प्लान करता हूं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड, मिसकैलकुलेशन, एफिशिएंट, एफिशिएंट EFFI होता है ना, मीडिएशन, कंट्रीब्यूशन, एफिशिएंट। एफिशिएंट की स्पेलिंग में EFFI होता है बच्चे। एफिशिएंट का मतलब होता है कि बंदा बहुत ही एफिशिएंट है, यानी वर्किंग प्रोडक्टिवली विद लिटिल वेस्ट, बड़ी कुशलता के साथ। कहते बंदा एफिशिएंट है इस काम को करने में, ठीक है? तो शी इज एन एफिशिएंट मैनेजर हु मीट्स ऑल डेडलाइंस। ठीक है, एफिशिएंट है। मिसकैलकुलेशन, व्हाट इज मिसकैलकुलेशन? इवन कैलकुलेशन इज नॉट अप टू द मार्क, दैट इज मिसकैलकुलेशन। यानी एरर इन जजमेंट और काउंटिंग, गणना या निर्णय में गलती का होना, दैट इज मिसकैलकुलेशन। वन एग्जांपल, लाइक हिज मिसकैलकुलेशन कॉस्ट द टीम द मैच। ठीक है, नेक्स्ट पे मीडिएशन। मीडिएशन मतलब मीडिएट करना, मध्यस्थता करना, है ना? इंटरवेंशन करना, टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, कि भैया ये मीडिएशन करेंगे तब जाके इनके बीच के बवाल शांत हो गए, है ना? द कॉन्फ्लिक्ट वॉज सेटल्ड थ्रू मीडिएशन। और लास्ट में दिया कंट्रीब्यूशन, भैया आपका कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें। तो समथिंग गिवन और एडेड, कंट्रीब्यूट करना उसे कहते हैं। जैसे हर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट वॉज इनवैल्यूएबल, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अंडरलाइन को सब्स्टिट्यूट करना है, नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू है, योर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट। आप गलत से, नो मैटर के बाद आपने लिखा है यहाँ पे हाउ हार्ड, फिर आपको लिखना था यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्यों पलट दिया, गलत है। हाउ हार्ड यू वर्क होना चाहिए। नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क है कोई इसमें, है तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाएगा। ऐसा क्यों, हाउ हार्ड एक साथ हो गया? अब कोई सवाल तो पूछा नहीं है, सवाल भी पूछता तो फिर इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता ना, ऐसे कहाँ लिखा जाता है? वर्क यू थोड़ी होता है, आपको सब्जेक्ट लिखना है तभी तो आपको वर्ब लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन। क्या बताना है, अपोजिट मेरी। फीलिंग डिस्करेज्ड, शी फाइनली फाइंड्स द मोटिवेशन फॉर परसुइंग हर गोल। बच्चे डिस्करेज्ड का अपोजिट चाहिए तो एनकरेज्ड हो जाएगा, है इसमें। एनर्जेटिक, इंस्पायर्ड, डिसअपॉइंटेड, एडमायर्ड। अब अगर कोई एनकरेज्ड है, डिस्करेज उल्टा हो जाएगा, एनकरेज। एनकरेज है मतलब बंदा मोटिवेटेड है, अब मोटिवेटेड भी नहीं है, बंदा इंस्पायर्ड है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? राइट। सो एनर्जेटिक का मतलब जिसमें एनर्जी भरी पड़ी है उसको कहते हैं एनर्जेटिक है बंदा, है ना? इंस्पायर्ड मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेरित है, मोटिवेटेड है, उसको इंस्पायर्ड कहते हैं। डिसअपॉइंटेड इज सैड होना। और लास्ट में दिया एडमायर्ड मींस प्रशंसा, कि उन्होंने उसकी एडमायर किया, यानी उन्होंने उसकी प्रशंसा करी। तो ये आपके सारे ऑप्शंस क्लोज टेस्ट। चलो शुरू करते हैं। आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम। बच्चे रिकरिंग का मतलब होता है जो थोड़ा थोड़ा करके होता है, जैसे बैंक में रिकरिंग अकाउंट खुलाया जाता है ना, रिकरिंग अकाउंट होता है जिसमें आप हर महीने कुछ पैसे देते हैं। कुछ लोग रिकरिंग अकाउंट खुलाते हैं, हर रोज देते हैं। जो दुकानदार लोग होते हैं ना, पोस्ट ऑफिस वगैरह से रिकरिंग अकाउंट खुला लेते हैं, रोज 100-100 रुपए डालते रहते हैं और फिर उसमें बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है धीरे धीरे करके। आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम, मेरे बड़े छोटे छोटे ड्रीम है। एक्चुअली आई हैव अ फ्यू, मेरे पास मतलब मेरे तो कुछ ही हैं। वन इज अबाउट डिसमेंबरिंग अ बॉडी, I would rather not get into it, but the dash pertinent one is about college. अब देखिए, but the हाँ ठीक है, मोर पर्टिनेंट हो सकता है, बट मोर बेटर तो डबल कंपैरेटिव हो जाएगा। मतलब बेटर पर्टिनेंट क्या होता है? बट द बेटर पर्टिनेंट नहीं, बट द बेस्ट पर्टिनेंट, वाई सुपरलेटिव डिग्री, जबकि आप तो वन की बात कर रहे हैं और फ्यू ही हैं आपके पास, और आपने एक बात किया तो दूसरे की बात कर रहे हैं। सुपरलेटिव तो आएगा नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, तो करेक्ट आंसर आपके पास मोर है, यही आ सकता है। देखो ये पॉजिटिव डिग्री है, ग्रामर के हिसाब से लगाओ। द स्ट्रॉन्ग का कोई मतलब ही नहीं, द स्ट्रॉन्ग पर्टिनेंट डजंट मेक एनी सेंस।
क्योंकि भैया पर्टिनेंट भी एडजेक्टिव, स्ट्रॉन्ग भी एडजेक्टिव और पहले आर्टिकल भी आपने लगा दिया, क्या कंस्ट्रक्शन है, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। बेस्ट सुपरलेटिव होगा जिसके लिए कम से कम 3 चाहिए, जबकि आप एक तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, दूसरा आपने रिकरिंग में आपने पहला बताया 1 इज अबाउट डिसमेंबरिंग अ बॉडी, एक तो ये कहा, दूसरा आपने वो कह दिया कॉलेज के बारे में, तो 3 तो हुआ ही नहीं, तो कहां से हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी सेट नहीं बैठेगा, है ना, कि द बेटर पर्टिनेंट डजंट मेक एनी सेंस, द मोर बट द मोर पर्टिनेंट वन इज अबाउट कॉलेज। आगे आ जाइए। इट इज द एंड ऑफ द सेमेस्टर and I suddenly dash that there is a class I forgot to attend. Realize, I suddenly promise नहीं होगा, I suddenly realize, मुझे अचानक से ये रियलाइज हुआ कि मैं क्लास लेना भूल गया, कि I forgot to attend मतलब मैं क्लास लेना भूल गया, है ना। There is a class I forgot to attend कि मतलब कोई क्लास है जिसको मैं अटेंड करना भूल गया, तो ये चीज मेरे को रियलाइज हुआ सडनली, और तो कोई नहीं बैठेगा, ना तो प्रॉमिस बैठेगा, ना प्रेस बैठेगा, ना ऑफर बैठेगा, है ना बच्चे। आगे आ जाओ। एवर एंड नाउ आई हैव टू सिट फॉर द फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी अभी बैठना है उसको, ठीक है। आई वेक अप पैनिक्ड, मैं बड़े पैनिक से जागा, नींद में सपना देख रहा था, कह रहे हैं ना रिकरिंग ड्रीम। अब बड़े पैनिक से जागा, जागने के बाद क्या हुआ, माय जीपीए इन पेरिल, हाउ कुड आई हैव डन दिस, ये मुझसे गलती कैसे हो सकती है। why do I so dash dissatisfy myself, कॉन्फ्लिक्टिंगली, कॉन्फ्लिक्ट तो कुछ है नहीं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की तो कोई बात नहीं, कोई भविष्यवाणी तो चल नहीं रही है, कंसिस्टेंटली हो सकता है, क्लम्सली का भी कोई सेंस नहीं है, कंसिस्टेंटली इज करेक्ट, यहां पर कंसिस्टेंटली इज करेक्ट, कंसिस्टेंटली इज करेक्ट। देखो क्या आता है कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है कंसिस्टेंट तरीके से, यानी कि लगातार 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 लगातार। तो वो कहता है कि भैया मैं अपने से इतना ज्यादा डिससेटिस्फाइड क्यों हूं लगातार, वाई डू आई सो कंसिस्टेंटली डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, ये उसने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि देन आई रिमेंबर आई हैवंट बीन इन कॉलेज इन मोर देन क्या मजाक था, फिर उसको याद आया, अरे 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 मैं तो 10 साल से कॉलेज ही नहीं गया नींद में उसको लग रहा था कि कॉलेज का एग्जाम क्लास छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर याद आया, अरे मैं तो 10 साल से कॉलेज ही नहीं गया Someone with dash knowledge of my academic career might point out that this nightmare scenario is not that far removed from my actual collegiate experience, ठीक है। क्या है, bleak, instigate, distant, remote, क्योंकि 10 साल से नहीं गया तो नॉलेज रिमोट हो गया, क्या दिया, हाँ रिमोट ही है। देखो बच्चे सिंपल सा कह रहा है, कहता है देन आई रिमेंबर आई हैवंट बीन इन कॉलेज इन मोर देन अ डिकेड, कि 10 सालों से मैं, एक डिकेड का मतलब हो गया 10 साल, 10 साल से तो मैं कॉलेज ही नहीं रहा। समवन विद डैश नॉलेज, अब 10 साल से कॉलेज नहीं गया तो नॉलेज से तो दूर हो गया ना, कॉलेज में होता तो नॉलेज इकट्ठा पाता रहता, तो दैट इज रिमोट नॉलेज हो गया उसका, ठीक है। आगे आ जाओ। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया कॉलेज। And that at certain times in my life, it did not take the magic of slumber to find me completely unprepared for a final. And well, dash of what may or may not be true of my personal scholastic rigor. आपके ऑप्शन से regardless. And well, dash of what may not be. ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, regardless, notwithstanding, nevertheless, इन एज मच। देखो ना तो नॉट विद स्टैंडिंग फिट बैठ रहा है, ना तो नेवर द लेस फिट बैठ रहा है, ना तो इन एज मच बैठ रहा है, रिगार्डलेस होना चाहिए। हाँ रिगार्डलेस। देखो कहानी क्या कहता है, कहता है एंड वेल, अब जब उसने सब कुछ बताया अपने बारे में कि मैजिक ऑफ स्लम्बर टू फाइंड मी कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर अ फाइनल, कि मैं अपने आप को फाइनल के एकदम पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड पाया, स्लम्बर रहा हमेशा, मतलब एकदम से आलसपन भरा रहा, है ना, कह सकते हो नींद में हमेशा रहा, आलसपन में रहा, ऐसे वैसे करके उसने कहा। और फिर इस तरीके से ये चीज क्या हो गई, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मे और मे नॉट बी ट्रू ऑफ माय पर्सनल सोलेस्टिक रिगर, यानी जो उसके लिए मे या मे नॉट बी ट्रू, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसके लिए उसने कह दिया दैट इज रिगार्डलेस। ओके गाइस, सो ये थे आपके आज के पूरे 25 क्वेश्चंस का डीप एनालिसिस, 25 पूरे कराए मैंने ऑप्शंस के साथ, तो 100 आपके पूरे हो गए बच्चे, ठीक है। देखिए आप दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लास देख रहे हैं तो डेली बेसिस पे अटेंड करिए, मेरी क्लास एक लाइव भी होती है, कुछ इस तरीके के थंबनेल्स होते हैं,
ऐसे थंबनेल वाली क्लास होती है 11:30 बजे बच्चे लाइव। कितने बजे? 11:30। तो आप 11:30 बजे आप डेली बेसिस पे लाइव अटेंड भी कर सकते हैं। और इसमें मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से टारगेटेड बैच है सीजीएल के लिए। अभी चल रहा है आज, अभी एक्टिव पैसिव वाइज है और फिर उसके बाद शुरू हो जाएंगी प्रैक्टिस सेशन। सारे ग्रामर के टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और आपको ये मिलेगा बच्चे प्लेलिस्ट में जाके सारे एपिसोड्स देख डालिए। थंबनेल सब ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जरूर कर डालिएगा। बाकी सीजीएल का फाउंडेशन कोर्स भी आया है बच्चे, 2499 रुपीज में आपको फुल फाउंडेशन मिलेगा 750 घंटे का, और साथ ही साथ आपको 10 किताबें भी मिलेगी, और वो भी हार्ड कॉपी में। तो इस महीने के लास्ट तक में ये सारी किताबें आपको डिलीवर कर दी जाएगी अगर आप इसमें इनरोल करते हैं तो। अगर कोई इंक्वायरी है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आप सभी से अगले पेपर सेट एनालिसिस में। तो आपको दोनों क्लासेस देखनी चाहिए, फाउंडेशन भी और पेपर एनालिसिस भी, ठीक है। और बाकी अगर बैच में इनरोल कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद साथियों।